हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं 10th क्लास की एनसीईआरटी बुक का पहला चैप्टर, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं में सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या आता है? प्राकृतिक संख्याएं, जो कि मैंने पहले से लिख रखा है जिससे वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए। ठीक, तो पहला क्या है? हमारी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर, और इनको हम एन से लिखते हैं। नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं? जैसे कि 1 2 3 4 डैश डैश डैश, इसी तरीके से इन्फिनाइट तक जहाँ तक जाएंगे वो सब सारे नंबर्स क्या होंगे? प्राकृतिक संख्याएं होंगी, वो भी प्लस में। अगला क्या हो जाएगा हमारा? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जैसा कि नाम ही है इसका, होल नंबर। होल नंबर को क्या है? डब्ल्यू से लिखते हैं। और होल नंबर जैसा कि नाम है इसका, होल मीन्स पूरा, कंप्लीट। और ये कंप्लीट कब होगा? जब इस प्राकृतिक संख्याओं के पहले जीरो लगा देते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं को स्टार्ट जीरो से करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 इसी तरीके से डैश 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 इन्फिनाइट तक। ये सारी संख्या हमारी क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्याएं। अगला क्या है हमारा? पूर्णांक। पूर्णांक में क्या होता है? इंटीजर्स। इसको क्या से लिखते हैं? जेड से लिखते हैं। और इंटीजर में क्या होता है कि यहाँ जीरो से स्टार्ट किया है इसका, 0 1 2 3 4 5 6 7 डैश डैश डैश, ये सारे क्या होंगे? हमारे प्लस के पूर्णांक। इसको हम क्या बोलेंगे? प्लस के पूर्णांक। और इसमें क्या होता है? माइनस में भी डिजिट होती हैं। जीरो से फिर नीचे आते हैं, नीचे मतलब कम की तरफ चलते हैं। जीरो से कम क्या होगा? -1 -2 -3 -4 डैश डैश डैश, इसी तरीके से आगे भी बढ़ता चला जाएगा। तो ये सारी पूरा यानी कि माइनस में भी संख्या है, और जीरो और प्लस में, ये सारा मिला के क्या कहलाता है? हमारा पूर्णांक। और इसमें दो तरीके के होते हैं पूर्णांक। एक तो ये होता है हमारा धन पूर्णांक, इसको क्या बोलते हैं? धन पूर्णांक। और ये हमारा हो जाता है ऋण पूर्णांक, इसको बोलते हैं ऋण पूर्णांक। और ये जीरो जो हमारा है, ये ऐसा पूर्णांक है, ना तो ये धन पूर्णांक है और ना ही ये ऋण पूर्णांक है। ठीक है ना। अगला पॉइंट हमारे पास क्या आता है? परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं मीन्स रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर में क्या होता है? जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और इसका जो Q होता है वो नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो के बराबर नहीं होता है। ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं या फिर रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जैसे कि हमने लिख दिया ये 2/3, अगला हो गया हमारा 4/3। ठीक, ये सब नंबर हमारे क्या हैं? परिमेय संख्या है। 2/3 4/3 इसी तरीके से अपॉन में बटे में लिखते चले जाएंगे, ये सब क्या कहलाएंगे? हमारे परिमेय संख्याएं। और जितने भी ये हमारे पूर्णांक होते हैं, ये सब क्या होते हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे कि लिखा हुआ है हमारे पास 2, और इसके अपॉन में कुछ नहीं लिखा, तो हम क्या करते हैं? 1 मानते हैं। तो ये हो गया 2/1। तो ये क्या हो गया? हमारा परिमेय संख्याएं हो गई। ठीक है ना। तो अब ये माइनस वाला जैसे है, माइनस का 3 मान लीजिए लिखा हुआ है, तो इसके नीचे कुछ नहीं, तो इसके नीचे भी 1 मान लेते हैं। ये भी क्या हो गया? हमारा परिमेय संख्याएं हो गई। ये चीज समझ में आ गई होगी। अब अगला हमारे पास आता है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं क्या होते हैं? जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जितने भी ये रूट वाले होते हैं, अंडर रूट में जितना भी होता है, वो सारे नंबर क्या होते हैं? हमारे अपरिमेय संख्याएं। अभी मैंने पाई क्यों लिखा है? पाई का जो एग्जैक्ट मान होता है, समझ रहे कि नहीं? पाई का मान कितना होता है? वैसे तो हम लोग क्या पढ़ते हैं? पाई का मान 22/7 पढ़ते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। लेकिन पाई का एग्जैक्ट मान जो होता है वो 22/7 नहीं होता है, ये लगभग में इतना लिखते हैं। इस वजह से मैंने लिखा पाई हमारा क्या है? अपरिमेय संख्या। पाई का मान जितना लेते हैं, कितना? 22/7 लेते हैं, ये तो हो जाएगा परिमेय संख्या। लेकिन जो पाई होता है वो क्या होता है? हमारा अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब आगे हम अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर में क्या है? सबसे पहला है हमारे पास यूक्लिड विभाजन प्रमेय। अब हम पढ़ते हैं, अपना चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय। प्रमेय होता क्या, पहले ये समझ लेते हैं। प्रमेय क्या होता है? एक कोई खास तरीके की हमें प्रॉब्लम दी जाती है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो तरीका बताया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रमेय कहते हैं। अब एक पहले चैप्टर में हमारे एक ही प्रमेय दी गई है, जिसको हम बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय। अब इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय को हम जरा समझ लेते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय में होता क्या है? हम 2 नंबर लेते हैं। एक नंबर ले लिया मैंने, मान लीजिए 7, ठीक है ना, और दूसरा नंबर ले लिया मैंने 3। अब इस 7 और 3 में क्या है कि बड़ा कौन सा? 7 नंबर बड़ा है, ठीक है ना। तो मैंने इसको लिख दिया, 7 बड़ा है किससे? 3 से। अब इसको हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड कर रहे हैं हम इसको, 7 को 2 टाइम में जाएगा, कितना आ जाएगा? 6। रिमाइंडर कितना बचा? 1। ठीक है ना। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं? यहाँ पे लिखते हैं इसको। तो ये हमारे पास क्या हो गया? 7 = 3 × 2 + 1। ये चीज़ समझ में आई? ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे 7 कैसे है? 3 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 1 जोड़ दिया, इसमें क्या हो जाएगा? ये हमारा 7 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है? ये जो रिमाइंडर है हमारा, रिमाइंडर ये क्या होता है हमेशा? या तो ये 0 के बराबर होगा, या फिर ये 0 से क्या होगा? बड़ा होगा। तो रिमाइंडर ये हो गया हमारा। ठीक है ना। और इसका जो हमारा भाजक होता है,
जिससे हम डिवाइड करते हैं वो हमेशा क्या होता है, रिमाइंडर से बड़ा होता है। ठीक है ना, ये चीज़ मैंने इसमें लिख दी है चीज़। ठीक है, अब देखिए इसी तरीके से यहाँ पे क्या होता है, अब आगे डिवाइड करते चले जाएंगे इसी तरीके से। ठीक है ना, तो रिमाइंडर हमें मिलता जाएगा कुछ ना कुछ। ठीक है ना, तो अब इसी को हम क्या लिख दिया, मैंने 2 नंबर ले लिया, एक ले लिया ए और एक ले लिया बी। इसको मैंने बता दिया कि हमारा ए बड़ा है किससे, बी से। अब इसको हम डिवाइड करते हैं, तो हमने बी से डिवाइड किया ए को। ठीक है ना, हमें भागफल कितना मिल गया, क्यू मिल गया, और रिमाइंडर कितना मिल गया, आर। ये ठीक है ना, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो ए हमारा है, ठीक है ना, तो ए हमारा कैसे आएगा, ए इक्वल बी इंटू क्यू प्लस आर। ठीक है ना, और ये आर जो है वो क्या होगा हमारा, या तो ये 0 के बराबर होगा या फिर ये 0 से बड़ा होगा। ठीक है ना, और ये जो हमारा बी है जिससे हमने डिवाइड किया वो हमेशा रिमाइंडर से बड़ा होगा। ठीक है ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेय और कुछ नहीं, बस यही है हमारे पास। इसी को हम क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ठीक है ना, ये हमारा जो ए को डिवाइड करना था, किससे डिवाइड करना था, बी से डिवाइड करना था, और भागफल हमारे पास कितना आया, क्यू मिला हमको, रिमाइंडर कितना मिला, आर मिला। और ये क्या होगा, रिमाइंडर हमेशा या तो 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के ये बराबर होगा, और ये जो हमारा भाजक होता है वो हमेशा रिमाइंडर से बड़ा होता है। इसी को हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय। अब इसी का एक यूक्लिड विभाजन थ्योरम है, उसको जरा पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, धनात्मक पूर्णांकों की एचसीएफ निकालने की प्रक्रिया को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। यानी कि जिस प्रक्रिया से हम एचसीएफ निकालते हैं, या कह सकते हैं भाग विधि से जो एचसीएफ निकालने का तरीका होता है, उसको हम क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होते हैं। इसको थोड़ा समझाते हैं। देखिए, मान लीजिए 2 नंबर मैंने ले लिया, एक ले लिया सी और दूसरा नंबर ले लिया डी। अब इसमें मैंने क्या होता है कि सी मेरा बड़ा है किससे, डी से। ठीक है, अब इसको डिवाइड करते हैं, तो डी से डिवाइड किया मैंने सी को, तो इसका जो हमारा भागफल मिला वो क्या मिला, क्यू, और रिमाइंडर इसका मिल गया आर। ठीक है ना, अब ये आर हमारा रिमाइंडर मिल गया। अगर ये आर जो रिमाइंडर आया है वो आर इक्वल है, आर बराबर अगर 0, आर अगर 0 के बराबर है, ठीक, तब तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डी का एचसीएफ, सॉरी, तब हमारा ये जो सी और डी है, अगर आर बराबर 0 आता है तो हमारा सी और डी का एचसीएफ कितना आ जाएगा, डी आ जाएगा। ठीक है ना, अगर आर रिमाइंडर हमारा 0 नहीं होता है तो सी और डी का एचसीएफ सी और डी का एचसीएफ डी नहीं होगा। ठीक है ना, अगर आर बराबर 0 नहीं होता है तब क्या करते हैं, आर नॉट इक्वल टू 0, आर इक्वल 0 के नहीं होता है तब हम इसको आगे और डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, आर से डिवाइड करेंगे अब हम डी को। ठीक है, इसको हमने आर से डिवाइड किया डी को, तो हमारा भागफल मान लीजिए मिल गया Q1 और रिमाइंडर हमारा मिल गया R1। ठीक है ना, अब अगर ये R1 इक्वल टू 0 हो जाता है तो हमारा अब एचसीएफ क्या हो जाएगा, C और D का एचसीएफ अब हमारा हो जाएगा R। अगर हमारा R1 यहाँ पे 0 होता है, रिमाइंडर जो है हमारा 0 हो जाता है, तो C और D का एचसीएफ अब R हो जाएगा, जिससे हम डिवाइड करते हैं, जिससे हम डिवाइड करते हैं उस समय अगर रिमाइंडर हमारा 0 मिल जाता है तो जिससे डिवाइड किया वही हमारा दोनों डिजिट का क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। अगर यहाँ पे R इक्वल टू 0 हो जा रहा तब तो हमारा एचसीएफ सी और डी का एचसीएफ कितना आ जाएगा, R। अगर 0 यहाँ पे नहीं होता है, R1 नॉट इक्वल टू 0, तब इसको हम क्या करते हैं, आगे फिर डिवाइड करेंगे। इसी तरीके से तब तक डिवाइड करते चले जाएंगे जब तक रिमाइंडर हमारा 0 नहीं मिल जाता, तब तक इसी तरीके से हम डिवाइड करते चले जाते हैं। इसी को कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ये भाग विधि से एचसीएफ निकालने का एक तरीका है। अब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का पहले क्वेश्चन का ए वाला पहला क्वेश्चन है। इसको क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के जरिए इसका हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए अब देखिए यहाँ पे क्या 2 नंबर दिए गए हैं, एक हमारे पास है ये 225 और अगला है 135। अब इसमें 225 जो 225 दिया हुआ ये बड़ा है किससे, 135 से। अब इसको हम डिवाइड करते हैं, तो ये 135 को डिवाइड करेंगे 225 को। अब ये 2 बार लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए हम इसको 1 टाइम लेते हैं। तो ये हो गया 135, 5 से 5 गया 0, और यहाँ पे ये हमारा 12, ये आ जाएगा हमारा 90। ठीक है ना, अब इसको हम क्या करते हैं, अब तो रिमाइंडर जो हमारा है ये तो 0 हुआ नहीं, मतलब इसको हम लिख सकते हैं ये 225 इक्वल टू 135 मल्टीप्लाइड बाई 1 और प्लस 90 नॉट इक्वल टू 0,
मीन्स कि जो रिमाइंडर है हमारा वो 0 अभी नहीं हुआ है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, इसको फिर डिवाइड करते हैं। अब क्या करेंगे, 90 से डिवाइड करेंगे 135 को। अब हम इसको क्या करते हैं, 90 से डिवाइड करते हैं 135 को। ये 2 टाइम लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसी वजह से इसको भी 1 टाइम लेंगे, तो ये आ जाएगा 90 और ये बचेगा 5 और ये बचेगा हमारे पास 4। अब इसको अब यहाँ पे भी देखो क्या हुआ हमारा, ये 135 इक्वल टू 90 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 45। अब यहाँ पे जो 45 है ये नॉट इक्वल टू 0, मतलब रिमाइंडर अभी भी हमें 0 नहीं मिला है। तो इसको आगे फिर डिवाइड करते हैं। अब ये हम डिवाइड करेंगे 45 से 90 को। 90 को ये 2 टाइम में 90 हो जाएगा पूरा, ये 0 आ गया यहाँ पे। अब रिमाइंडर क्या मिल गया हमको, अब यहाँ पे रिमाइंडर हमको 0 मिल गया है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे 90 इक्वल टू 45 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 0, मीन्स कि ये जो हमारा 45 इक्वल टू ये हो गया हमारा 0। अब इसको हम क्या, इसमें लिखना भी होता है कुछ, इसमें क्या लिखेंगे, अतः तीसरे चरण में जो भाजक है हमारा 45 द्वारा शेषफल 0 प्राप्त होता है। शेषफल हमें क्या हुआ, 0 प्राप्त होता है। अतः 135 और 225 का HCF 45 होगा। ये आ गया। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के जरिए हमने पहला क्वेश्चन किया, जो कि हमें HCF निकालना था। 2 नंबर दिए गए थे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के थ्रू हमको उसका HCF निकालना था। तो HCF हमारे पास कितना आ गया, 45। ठीक दोस्तों, ये अब इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। अगले क्वेश्चन जो बचे हुए हैं एक्सरसाइज के और क्वेश्चन, वो अगले वीडियो में करते हैं। और ये मेरा पहला वीडियो है। दोस्तों कैसा लगा है वीडियो, इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आगे क्वेश्चन अगले वीडियो में लेके आते हैं। थैंक यू।